हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे द फैक्ट्रीज एक्ट। 2 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 11 से, दैट डील्स विद क्लीनलीनेस। फैक्ट्रीज एक्ट, जैसा कि अब आपको एक्ट पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि ये एक फैक्ट्री कैसे रन करेगी, क्या क्या उसका मैकेनिज्म होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डील की जा रही हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द सर्टिफाइंग सर्जन, अबाउट द इंस्पेक्टर, किसको किसको अपॉइंट किया जा सकता है, कौन अपॉइंट करेगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रॉपर एक सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 11 से, दैट डील्स विद क्लीनलीनेस। ठीक है, तो इसका पार्ट वन कहता है कि भाई हर फैक्ट्री की ये जिम्मेदारी है कि वो क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लूविया अराइजिंग फ्रॉम ड्रेन, कि वो किसी भी प्रीमाइसिस को बिल्कुल क्लीन रखें, जो भी एफ्लूविया है उससे बिल्कुल क्लीन, एकदम डिजीज फ्री कह सकते हो, कि जो भी विच इज नॉट प्रॉपर, अगर ऐसा है अगर कुछ, तो उसको अपने प्रीमाइसिस को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। ये हर जो भी फैक्ट्री के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, उनकी ऑक्यूपेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो भाई क्या क्या करना होगा भाई हमको। तो अगर कहीं पे भी एक्यूमुलेशन होता है, कहीं पे भी एक्यूमुलेशन होता है ऑफ डर्ट, तो उसको आपको क्लीन करवाना है। यू नीड टू गेट इट क्लीन। ठीक है, चाहे वो फ्लोर हो, बेंचेस हो, वर्करूम का, जहां पे भी डर्ट जो है वो जमा हो चुका है, उसको क्लीन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो जो ऑक्यूपेंट है उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी है, तो जो फ्लोर है वो कम से कम वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन तो क्लीन होना ही चाहिए। जहां पे भी जो भी फ्लोर है उसको प्रॉपरली क्लीन करना, उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना। ठीक है, ये जिम्मेदारी है कि कम से कम वीक में एक दिन तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स आते हैं ना बेटा। अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ठीक है, और वहां पे तो अगर किसी कोई एक भी व्यक्ति है जो कि कैरियर की तरह वर्क करता है, तो वहां पे फिर सारे लोग बीमार हो सकते हैं। तो कम से कम वंस इन अ वीक, जो कि बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है, 4 टाइम्स अ मंथ, तो डिसइंफेक्ट कराना, फ्लोर को क्लीन कराना, वॉश कराना, ये जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कराना है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे फ्लोर वेट होता रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे पानी का काम होता है, ठीक है, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर ऐसा है कि भाई वहां पे फ्लोर का, मतलब फ्लोर के वेट होने का काम बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए ताकि पानी जो है वो प्रॉपरली पास हो सके, प्रॉपरली मैनेज हो सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि जितने भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, जितने भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, चाहे वो साइड के वॉल हो, रूफटॉप के वॉल हो, स्टेयरकेसेस हो, जितने भी वॉल्स हैं, उसको क्या करना है भाई, पेंट करना है या वॉश कराना है। ठीक है, पेंट करना है। ठीक है, ठीक है, या रिवॉर्निश करना है। कब भाई, तो हर 5 साल में, 5 साल में एक बार कम से कम, अगर कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ के जो पेंट्स हैं, क्योंकि होता है ना बहुत सारे टर्माइट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, काई जम जाती है, तो उसको क्लीन करवाने के लिए वो जो एरिया है उसको पेंट करना या रिवॉर्निश कराना पड़ेगा एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, और ये है कि अगर वॉशेबल पेंट है, ये तो हो गया कि अगर वॉशेबल पेंट नहीं है, अगर वॉशेबल पेंट है, ठीक है, इफ देयर इज अ वॉशेबल पेंट, तो उस केस में क्या करना है कि आपको एक कोट, कम से कम एक कोट रिपेंट कराना है एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से नहीं, पर एक कोट कम से कम करा दीजिए एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए, और जहां पे बेटा व्हाइट वॉश्ड है, ठीक है, कहीं पे ऐसा है कि व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो अगर व्हाइट वॉश्ड है तो उस कंडीशन में कि एक बार कम से कम वंस कराना है एवरी 14 मंथ्स, यानी साल भर में एक बार व्हाइट वॉश तो करा ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि अगर पेंट है जो कि वॉशेबल नहीं है तो एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, पूरा अच्छे से पेंट कराना है। अगर वॉशेबल पेंट है तो आप वॉश कर रहे हो तो हर 3 साल में कम से कम एक कोट कराना है, और अगर व्हाइट वॉश्ड है तो कम से कम हर 14 मंथ्स में एक बार आपको कराना है। ठीक है, और ये जितना भी काम आप करवा रहे हो उसके डेट्स वगैरह प्रॉपरली मेंशन होंगे। ठीक है, डेट्स जो हैं, ये जितने भी आपने काम कराया है वो सारे डेट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में मेंशन होंगे, ताकि कल को कभी भी चेकिंग होती है तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे मतलब प्रॉपरली तो काम हुआ ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली किया ही नहीं गया है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में ये सब कुछ मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसका ये तो हो गया बेटा इसका पार्ट 1। ठीक है, अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे थे, अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती हैं,
ये जो प्रोविजंस हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई नेसेसरी नहीं है, प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ है और नेसेसरी नहीं है, तो वो चाहे अगर तो वो इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर ये नहीं तो क्या, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस के लिए अगर ये नहीं करना है तो इसके बदले में क्या करना है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट वहां पे बताएंगी, ठीक है। चलिए सेक्शन 12 किससे डील करता है बेटा, तो सेक्शन 12 बताता है आपका disposal of wastes and effluents, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एफ्लुएंस, ठीक है। तो कहा गया है कि भाई कहीं भी अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कहीं कोई भी यूनिट है, तो वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का होना जरूरी है। कोई भी लिक्विड वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, उसका प्रॉपर डिस्पोज होना, प्रॉपरली उसको फेंकना, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज दैट विल बी अ हाउस टू मेनी ऑफ द डिजीजेस, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए इस एक्ट ने प्रॉपरली मेंशन किया कि ये कॉमन सेंस है, ठीक है। कहीं पे भी अगर हम काम कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई फैक्ट्री है तो उसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बट यहाँ पे बहुत मास प्रोडक्शन हो रहा है ना, बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, और जब ये बहुत सारा वेस्टेज निकलता है ना, तो इसको डिस्पोज करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है बेटा इसमें, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें रूल्स बना सकती है कि भाई आपको ये रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, जिससे कि, और प्रॉपर अरेंजमेंट भी कर सकती है, रूल्स भी बना सकती है और प्रॉपर अरेंजमेंट भी, दे कैन डू प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर रूल्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकती है कि ये मतलब कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं या जो भी, उनको मतलब साथ में सिंक करके काम कर सकती हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 क्या कहता है बेटा, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वेंटिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई कैन फील इट, लाइक यू कैन सी, मतलब कितना ऐसा पसीना आ रहा है। तो सोचो कि जो लोग, चलो मैं तो थोड़ी देर काम कर रही हूँ अगर, ठीक है, जो लोग दिन भर ऐसे काम कर रहे हैं बिल्कुल गर्मियों में, तो इज इट पॉसिबल, मतलब ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी ये सही नहीं है ना। तो कहा गया है भाई, इसमें भी बताया गया है, कुछ ऐसे मेजर्स दिए गए हैं। क्या मेजर्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो कहा गया है कि एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी एडिक्वेट वेंटिलेशन, ताकि फ्रेश एयर जो है वो अब से एयर अच्छे से सर्कुलेट हो सके, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि जो कि रीजनेबल कंफर्ट दे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल एकदम एयर कंडीशनर ही लगा कर रखिए, पर एटलीस्ट ऐसा कंडीशन हो चाहिए, मे बी आपका वेंटिलेशन इतना अच्छा हो कि बाहर की हवा आ रही है, या फिर पंखे वगैरह चल रहे हैं, गर्मियों में बड़े बड़े फैंस होते हैं, तो कम से कम इतना हो कि इंसान को मतलब बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, एक रीजनेबल कंफर्ट एक्सपेक्ट किया जा सके, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ चीजों पे ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो वॉल और रूफ है वो इस तरह से डिजाइन किए जाने चाहिए कि गर्मी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। पता चला कि एक कमरा है उसमें एक भी वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बहुत नीचे नीचे से दीवार है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। तो अब ऐसे कंडीशन में भाई कम से कम जो भी आप यूनिट ले रहे हो वो स्पेस ही तो होना चाहिए ना। तभी आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ऊंची दीवारें होती हैं उनकी, जो हम लोग के नॉर्मल घर की दीवारें हैं ना वैसी नहीं रहेंगी, वो क्या है कि थोड़ा हाइटेड रहेगा, बड़े बड़े पंखे लगे रहेंगे, ताकि एक रीजनेबल जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, और ऐसे वॉल रूफ ना हो जो कि और गर्मी को या ह्यूमिडिटी को बढ़ाएं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा, मतलब कि कोई मशीन वगैरह चल रही है कहीं पे, ठीक है, कोई हाई टेम्परेचर वाली मशीन चल रही है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप प्रॉपर पार्टीशन रखोगे, ठीक है, कि अगर कोई बहुत बड़ा हॉल है और वहां पे मशीन चल रही है जिससे कि पूरा हॉल गर्म हो सकता है, तो आप एक प्रॉपर पार्टीशन रखोगे, उसमें चिमनी वगैरह लगाओगे, जिसके कारण क्या है कि वो जो हीट है, जो ह्यूमिडिटी है, वो प्रॉपरली वाया चैनलाइज्ड वे वो उस प्रीमाइसिस से बाहर चली जाए और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे ना पड़े, ठीक है। चलिए अब इसका पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 था हमारा, ठीक है। पार्ट 2 इसका क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रीजनेबल टेम्परेचर, ठीक है। तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो समय समय पे ऐसे गाइडलाइंस ला सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स ला सकते हैं कि भाई जो एडिक्वेट वेंटिलेशन है और टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 3 क्या कहता है कि जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं,
ठीक है, जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी अगर किसी फैक्ट्री में विजिट करते हैं और ऐसा देखते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ही कैन ऑल्सो रिकमेंड सर्टेन गाइडलाइंस। ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं कि गाइडलाइंस वगैरह बता सकते हैं कि भाई ये सारे जो सूटेबल मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए, रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप मतलब कि जो बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो वहाँ पे जो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जो टेम्परेचर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो वहाँ पे प्रॉपरली हो सके। चलिए सेक्शन 3 आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं सेक्शन 3 ने, सॉरी 13। तो सेक्शन बोलोगे नहीं मैम 3 लेक्चर हो गए और आप सेक्शन 3 में ही अटके हैं, तो नहीं, सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 13। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या कहता है? डस्ट एंड फ्यूम्स। डस्ट एंड फ्यूम्स, तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी आपका इंजन हो गया, कोई भी ऐसी मशीनरी हो गई, ऐसी कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट कर रही है, ये बहुत ज्यादा फ्यूम क्रिएट कर रही है, जो कि वहां के जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है किसी भी तरीके से, उनके लिए वो सही नहीं है। तो उस केस में क्या है कि प्रॉपर एग्जॉस्ट का, आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट या कोई भी मेजर जिससे कि इससे प्रिवेंट किया जा सके, इससे बचा जा सके, वो सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्शन 14 कहता है कि अगर डस्ट एंड फ्यूम्स है, ठीक है, और जो इंजन है या जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा डस्ट निकाल रही है या फ्यूम निकाल रही है, तो जो प्रॉपर मेजर्स हैं, चाहे वो आप चिमनी लगाइए, ठीक है, या फिर आप प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस लगाइए बड़े बड़े, ठीक है, या फिर उस एरिया को पहले तो आप पैक करके वहां पे आप प्रॉपरली एग्जॉस्ट लगाइए टेरेस के, उससे जो भी मतलब प्रॉपर रिकमेंडेड जो भी आपका वो है वो आपको करना पड़ेगा। तभी मतलब कि क्या है कि आपके डस्ट ऑन फ्यूम से बाकी लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी डाउन होगी, और फिर जो आपके मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी अगर आप रिपोर्ट में लिख के देते हैं तो प्रॉपर एक्शन भी लिया जा सकता है, जो हम पेनाल्टीज में पढ़ेंगे, विल स्टडी फर्दर। अभी हमसे प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना एक फैक्ट्री को जरूरी होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है बेटा आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं बेटा जहाँ पे वाटर का यूज बहुत होता है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वाटर को बॉईल किया जाता है, मतलब ठीक है, मतलब वाटर को स्टीम बनाया जाता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रही है, मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो नेचुरली नहीं बढ़ रही है, मतलब इन्वायरमेंट तो ठीक है, पर वहां पे क्या है कि वाटर के कारण या फिर जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसमें स्टीम बहुत रिलीज हो रहा है, जिसके कारण वाटर इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स बेटा रूल्स बना सकती है, किस चीजों से रूल बना सकती है? प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किन चीजों का ध्यान देना जरूरी है, ये सारी चीजों को से रिलेटेड वो क्या कर सकती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी रूल्स बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रूल्स बना सकती हैं? तो रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग द मेथड्स, कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो उसके क्या मेथड्स हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको रेगुलेट करना भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? डायरेक्टिंग प्रिस्क्राइब टेस्ट्स। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है तो सर्टेन टेस्ट, सर्टेन रिसर्च डेवलपमेंट, इसके लिए भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर प्रिस्क्राइबिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ एयर। ठीक है, ये भी किसकी जिम्मेदारी है भाई? तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर लगता है कि भाई प्रॉपर जो मेजर्स हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर एडिक्वेट वेंटिलेशन और कूलिंग ऑफ एयर इसके लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, ये सारे पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रिलाई करते हैं। चलिए सेक्शन 16। सेक्शन 16 किससे डील करता है बेटा? तो सेक्शन 16 डील करता है ओवर क्राउडिंग। नाउ व्हाट इज ओवर क्राउडिंग? तो देखो कभी कभी क्या है कि अगर एक बहुत छोटे से जगह पे बहुत सारे लोगों को अगर ऐसे ऐसे भर दिया जाए कि मतलब बहुत सारे लोगों को वहां पे कॉम्पैक्ट उसमें रखा जाए, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत कंजेशन हो जाएगा। तो कहा गया है कि भाई ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है,
कुछ भी ओवर क्राउडिंग सिचुएशन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये है जनरल पार्ट वन क्या कह रहा है कि भाई ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन की कहाँ बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोगों से काम करवा रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। अब पार्ट टू क्या कहता है कि हर वर्कमैन को, ठीक है, कोई भी अगर वर्क रूम है तो अगर कोई भी फैक्ट्री है जो कि इस एक्ट से पहले बनी हुई है, ठीक है, अगर इस एक्ट से पहले बनी हुई है तो कम से कम 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अगर फैक्ट्री जो है वो बनी है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर कोई फैक्ट्री बनी है, ठीक है, तो वहां पे कम से कम 14.2 क्यूबिक मीटर्स का आपका वो होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन, यहां भी वही है पर पर्सन, ठीक है। इतना जगह कम से कम एक इंसान के लिए होना चाहिए, हर वर्कर के लिए, ठीक है। और जो ऊपर का स्पेस है जो वो कम से कम 4.2 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट देयर शुड बी 4.2 मीटर स्पेस जो ग्राउंड के ऊपर का स्पेस है, तब जाकर के मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा एयर वगैरह जो है प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो सकती है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है पार्ट 2 में कि इतना अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो पर पर्सन होना चाहिए, तब जाकर के क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से बिल्कुल आराम से वहां पे काम कर सकता है, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 क्या कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर अगर उनको लगता है कि भाई कितने यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं मतलब इंस्पेक्ट करके देखो, एक नॉर्मल सा बता दिया गया, एक सब पे लागू होने वाला जो एक पॉइंट था वो बता दिया गया, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर, बार मैं इलेक्शन कमिश्नर पता नहीं क्या पढ़ लिया है मैंने, तो जो चीफ इंस्पेक्टर है अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो फैक्ट्री है, ये जो यूनिट है, यहाँ पे पर रूम में इतने ही लोग होने चाहिए, तो वो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे नोटिस दे सकते हैं, ठीक है, नोटिस दे सकते हैं स्पेसिफाइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कि इतने से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर यूनिट में नहीं होने चाहिए। इस चीज का प्रॉपर डायरेक्शन अगर हमारे जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं उनको लगता है कि भाई यहाँ पे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है, ज्यादा काम कराया जा रहा है, मतलब कि काम नहीं मतलब ज्यादा कंजेशन में काम कराया जा रहा है, तो वो चाहे तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का लिस्ट जो है वो नोटिस उस फैक्ट्री को दे सकते हैं कि इससे ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर रूम में, एक पर्टिकुलर हॉल में, वहां पे इससे ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 क्या बता रहा है बेटा, तो सेक्शन 17 बता रहा है अबाउट द लाइटिंग। कह रहा है कि भाई हर फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बट ऑब्वियस है कि बिल्कुल अंधेरे में तो काम हो नहीं सकता है, तो चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, अगर नेचुरल सनलाइट आ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई यूनिट है जहां पे मतलब कहते हैं ना बहुत सारे ऐसा कि एक फ्लोर अंडरग्राउंड बना हुआ रहता है, या फिर जो सनलाइट एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो उस केस में प्रॉपर लाइटिंग जो एडिक्वेट होनी चाहिए काम करने के लिए। अब देखो एडिक्वेट जो है वो हर चीज के लिए मतलब बहुत ही रिलेटिव टर्म है, मतलब अलग अलग जगह के लिए एडिक्वेट अलग अलग हो सकता है ना। जैसे कोई बहुत महीन काम है, बारीक काम है, आर्टिशियन वर्क है, तो वहां पे लाइट ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। जो थोड़ा कॉमन सा काम है वहां पे लाइट मॉडरेट चाहिए होगी, तो इस हिसाब से जो है वो प्रॉपर लाइट जो है वो वहां पे अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स रख सकती है, ठीक है, दे कैन प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर सुटेबल राइटिंग, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सुटेबल राइटिंग, सॉरी एक सेकंड, तो वो चाहे अगर तो वो क्या कर सकती हैं कि एक सूटेबल स्टैंडर्ड, एक सूटेबल गाइडलाइन इशू कर सकती है कि भाई इतना लाइटिंग, इतनी चीजें जो है वो कंपलसरी है और इतना होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन 18 डील करता है बेटा ड्रिंकिंग वाटर से। सेक्शन 18 डील्स विद ड्रिंकिंग वाटर। तो भाई पहला ऐसा है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंडर एक फैक्ट्री है, अगर वो अरेंजमेंट कर रही है तो दिन भर अगर वो काम कर रहा है तो उसको प्यास लगेगी, जाहिर सी बात है। तो वहां पर प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कहीं पर भी जहां पे भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, ठीक है। पार्ट टू इसका क्या कह रहा है कि वो जो ड्रिंकिंग वाटर है बेटा, जहां पे भी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वहां पे लिखा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर। कहीं पे भी आप जाओगे ना देखोगे लिखा होगा पेयजल या फिर ड्रिंकिंग वाटर,
तो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर जो भी लोकल लैंग्वेज, जो भी वहां के लोग समझते हैं उस भाषा में वहां पे लिखा होना चाहिए कि भाई ये है ड्रिंकिंग वाटर। अदरवाइज किसी को कैसे पता चलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है। तो वहां पे ये चीज मेंशन होना चाहिए कि ये भाई ड्रिंकिंग वाटर है, और ये कम से कम आपका 6 मीटर्स की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, ये कम से कम होना चाहिए, 1 मिनट, ये कम से कम होना चाहिए 6 मीटर्स की दूरी पर। कहां से भाई? तो अगर कोई वॉशिंग प्लेस है, अगर कोई वॉशिंग प्लेस है या कोई यूरिनल है, ठीक है, कोई स्पिटून है, ठीक है, जहां पे स्पिट किया जाता है, या फिर कोई ओपन ड्रेन है, ठीक है, तो वहां से कम 6 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। पहले ये बेटा 20 फीट था, ठीक है, पहले जो ये एक्ट था वो 20 फीट था, फिर ये अमेंड होकर के 6 मीटर हो गया। अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट होगा अगर, और यहाँ पे अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो मैं आपको वैल्यू एडिशन के सेशन में या फिर किसी भी लेक्चर में, मतलब अगले कोई भी लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। ठीक है, पर जो अभी तक का अमेंडमेंट है वो ये है कि 6 मीटर्स का जो दूरी है वो होना चाहिए। कहां से भाई? तो किसी भी वॉशिंग प्लेस से, यूरिनल से, स्पिटून से, या फिर ओपन ड्रेन्स है, वहां से कम 6 मीटर्स की दूरी का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, अब कहीं कहीं पे क्या होगा कि हो सकता है 6 मीटर्स की दूरी न रखी जाए, छोटा जगह है, 6 मीटर्स की दूरी नहीं रख सकते, तो वो कब? तो वो उस कंडीशन में जब वहां के जो चीफ इंस्पेक्टर होंगे, अगर वो ऑर्डर करते हैं, जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं, अगर वो ऑर्डर करते हैं कि भाई अगर मतलब इससे कम जगह भी यहाँ पे मैनेजेबल है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन है इतनी, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर साहब के ऑर्डर से, वो भी ऑर्डर रिटर्न में होना चाहिए ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चीफ इंस्पेक्टर साहब जो है वो ऑर्डर करेंगे तो इससे कम जगह भी यूज की जा सकती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगर 250 वर्कर्स से ज्यादा हैं, अगर 250 वर्कर्स या उससे ज्यादा हैं कहीं पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हॉट वेदर में आपको कूलिंग वाटर, कूलिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वहां पे आपको देना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा ना। बहुत सारे आपने देखा होगा कूलिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो अगर 250 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे फिर आपको मतलब कि गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी भी अवेलेबल कराना होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्या है? फिर वही कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती हैं? रूल्स बना सकती हैं। ठीक है, और अथॉरिटीज को डायरेक्शन, मतलब अथॉरिटीज को ऑर्डर कर सकती हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ, अथॉरिटीज को क्या कर सकती हैं? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए वो अथॉरिटीज को भी क्या कर सकती हैं? कि बोल सकती हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि भाई आपको ये चेक करना है कि ये सारी चीजें प्रॉपरली है कि नहीं है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, आते हैं सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 किससे डील करता है बेटा? तो सेक्शन 19 डील करता है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स का, लैट्रिन्स एंड यूरिनल से डील करता है, बिकॉज नेचर्स कॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे लोग ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन, तो उनके लिए प्रॉपर जो यूरिनल्स है या प्रॉपर लैट्रिन्स है, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट जो क्लॉज है वो कहता है कि भाई सफिशिएंट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं और एक ही वॉशरूम है तो क्या मतलब पॉसिबल है? ये चीज नहीं है पॉसिबल। तो मतलब कि कन्वीनियंटली सब लोग एक्सेस कर सकें, इसके लिए सफिशिएंट लैट्रिन्स और यूरिनल्स जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेपरेट इनक्लोज्ड एकोमोडेशन होना चाहिए। सेपरेट इनक्लोज्ड, ये ए है बेटा, ये बी है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो सेपरेट इनक्लोज्ड यूरिनल्स होने चाहिए। ठीक है, यूरिनल्स या लैट्रिन्स होने चाहिए फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, और इनक्लोज्ड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ओपन यूरिनल्स नहीं अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि लाइटिंग होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि बिल्कुल अंधेरा है, वेंटिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब एकदम बिल्कुल सफोकेशन हो रहा है वहां पर। ऐसा हाइजीनिक क्लीन जो है आपका वॉशरूम वगैरह वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इसका पार्ट डी क्या कहता है कि क्लीन होनी चाहिए और सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना कि ये जो यूरिनल्स होते हैं या फिर जो भी वॉशरूम्स होती हैं तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, है ना, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि फैक्ट्री को कहा गया क्या कि भाई वीक में एक बार आप उसको अगर फ्लोर क्लीन कराते हो तो दैट इज ओके, आप उसको डिसइंफेक्ट कराते हो, बट दैट कैन नॉट बी द केस इन द वॉशरूम्स। जो यूरिनल्स है, वॉशरूम्स है, वहां पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं। तो प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस को भी मेंटेन करना है कि वो प्रॉपरली क्लीन की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। ठीक है,
उसके बाद स्वीपर्स होने चाहिए, स्वीपर्स एम्प्लॉयड होने चाहिए जो कि टाइमली उसको क्या करते रहें, वॉश करते रहें, ताकि जो हाइजीन है, जो सैनिटरी हाइजीन्स है, कंडीशंस है, जो प्रॉपर कंडीशन है वो मेंटेन की जा सके। ठीक है, चलिए अब इसका पार्ट टू क्या कहता है कि जहां पे 250 वर्कर्स से ज्यादा हैं, ठीक है, 250 वर्कर्स हैं या उससे ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप में होगा, जो भी लैट्रिन्स और यूरिनल्स होंगे वो प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप्स में होगा, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा और क्या है कि जितने भी फ्लोर हैं और इंटरनल वॉल्स हैं वो कम से कम 90 सेंटीमीटर्स के हाइट पे होने चाहिए। ठीक है, 90 सेंटीमीटर्स के हाइट पे 90 सेंटीमीटर्स के हाइट पे होनी चाहिए। ग्लेज टाइल्स होनी चाहिए जहाँ पे 250 वर्कर से ज्यादा है, ठीक है, 250 वर्कर से नीचे है तो मतलब कि प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि बिल्कुल टाइल्स वगैरह लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, सैनिटरी ब्लॉक्स लगे होने चाहिए, है ना, टाइल्स लगे होने चाहिए ताकि क्लीनलीनेस में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगा होता है तो क्लीन प्रॉपरली हो जाता है ना, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि ज्यादा लोग हैं वहां पे तो मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप यानी कि टाइल्स वगैरह होना चाहिए, आपका सैनिटरी ब्लॉक्स वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थॉरो वॉशिंग होनी चाहिए। थॉरो वॉशिंग होनी चाहिए कितनी भाई, कितना होना चाहिए भाई, तो कम से कम वंस इन 7 days। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ही वॉश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स वगैरह प्रॉपर्ली लगी हुई है, सैनिटरी ब्लॉक्स लगी हुई हैं, तो हाइजीन थोड़ा मेंटेन करना आसान है। तो जो थॉरो वॉशिंग है वो डिसइंफेक्टेंट के थ्रू या फिर जो भी ऐसे लिक्विड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो फ्लोर क्लीनर वगैरह होते हैं, वॉशरूम क्लीनर्स होते हैं, तो उससे कम से कम 7 दिन में एक बार ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसमें फिर यही कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकती हैं कि नंबर ऑफ लैट्रिन्स और यूरिनल्स, नंबर ऑफ लैट्रिन्स या यूरिनल्स को वो स्पेसिफाई कर सकती हैं कि मेल या फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपैंड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी नंबरिंग भी फिर ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, अगर वर्कर्स ज्यादा हैं तो उसमें फिर क्या है कि इसका जो नंबरिंग है वो बढ़ जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, तो ये डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो। ठीक है, चलिए सेक्शन 20 डील करता है बेटा स्पिटून से। ठीक है, स्पिटून से, तो स्पिटून क्या है कि भाई प्रॉपर नंबर ऑफ हर फैक्ट्री में क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स होनी चाहिए। ठीक है, स्पिटून्स मतलब जहां पे लोग स्पिट करते हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर, अगर स्पिटून्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर कोई भी कहीं भी ऐसे थूक कर जाएगा, कोई भी कहीं भी स्पिट कर देगा, तो ये क्या है, हाइजीनिक तरीके से अच्छा नहीं है। मतलब अभी भी आप देखोगे कि पहले मतलब ये थोड़ा इंप्लीमेंट करना मुश्किल भी था, लेकिन अब क्या है कि जगह जगह पे ऐसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपको स्पिट नहीं करना है ना, दैट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, और जब से कोविड आया उसके बाद से तो फिर ये लॉज थोड़े से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो जगह जगह पे क्या है कि पार्ट 1 इसका कहता है कि जगह जगह पे प्रॉपर स्पिटून्स होने चाहिए। ठीक है, पार्ट 2 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि कितने स्पिटून जरूरी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फैक्ट्री, जहां पे कितने घंटे लोग काम करें उसके हिसाब से कितने स्पिटून जरूरी हैं। ये कौन बताएगा भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे बता सकती है। और ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर उसको अगर स्पिट करना होगा तो ही विल यूज द स्पिटून। ठीक है, अगर उसे कुछ अगर स्पिट करना होगा तो वो स्पिटून यूज करेंगे, नहीं तो उनके लिए क्या करिए आप, पेनाल्टी रखिए कि अगर वो इधर उधर स्पिट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बेटा मतलब एक की गलती तो चलो ठीक है, बट वो लोग इसकी सजा भुगतेंगे जो इनकी शायद गलती भी नहीं है, हो सकता है कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो कि सही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो पेनाल्टी का भी क्लॉज रखने के लिए कहा गया है कि जो लोग ये फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि पेनाल्टी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आई गेस ये आपके लिए यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ये जो आपका क्लीनलीनेस पार्ट था ना, जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो मैं हर सेशन में कोशिश करती हूँ कि एक चैप्टर तो खत्म कर ही दूं। तो आज हमने क्या है कि चैप्टर 3 खत्म किया है। ठीक है, चैप्टर 3 डील्स विद क्लीनलीनेस। ठीक है, हेल्थ से डील करता है चैप्टर 3, दैट इज 11 to 20। तो वो हमने डील किया पिछले जो लेक्चर्स था उसमें हमने इंस्पेक्टिंग स्टाफ और प्रिलिमिनरी को डील किया था। अगले सेशन में वी विल डील विद सेफ्टी। ठीक है, तो वेरी सून वी विल बी कंप्लीटिंग इट। लेट मी चेक हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर।
तो लगभग मेरे हिसाब से देर आर टोटल 11 चैप्टर्स। तो आई ट्राई कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस में मैं इसको बिल्कुल डिटेल में खत्म कर सकूं, ताकि आप क्या है कि बिल्कुल ये पढ़ने के बाद आपको बेयर एक्ट से रिलेटेड, फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। फिर से मैं यही कहूंगी बेटा कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं, प्लीज हैव अ बेयर एक्ट विथ यू, ठीक है। अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिए, हाईलाइट करते जाइए, प्रॉपरली हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स ही काम आने वाला है। क्योंकि वो नोट्स आप सोच रहे हो सिर्फ कॉपी में नहीं, वो दिमाग में भी एक बार पढ़ोगे ना तो वो सब याद आ जाएगा, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, जैसे लॉ में सब कुछ लिखा है, आपकी कॉपी में भी सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।